हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आरुष सोलंकी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें हम कवर करेंगे सिंक्रोनस मशीन एंड स्पेशल पर्पस ऑफ मशीन। सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये मेडजी की बुक की जो आती है उसके सॉल्यूशन है, ये एसएससी जे की इलेक्ट्रिकल, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर के क्वेश्चन हैं वही हैं इसमें डिस्कस करने वाले। जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर एन अल्टरनेटर इज जनरली यूज टू डिटरमाइन, ये किसके लिए करते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड? ये आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। MAPSE, ठीक है, ऐसी, ठीक है। MMF मेथड होता है, EMF मेथड होता है, पोइट्रियट मेथड को ही हम जीरो पावर फैक्टर मेथड कहते हैं। तो ये मेथड किसका होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का होता है, ठीक है। ये आपका पेपर मैं आपको बता दूं, आपका SSC जेई का पेपर होने वाला था जो मार्च के एंड में, जो कि कोरोना वायरस की वजह से आपका पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। तो आपको और अच्छे दिन मिल गए हैं, तो आप होप सो आप और अच्छे से मेहनत किए, अच्छे से एफर्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। टू अल्टरनेटर ए एंड बी आर शेयरिंग द इंडक्टिव लोड इक्वली, व्हाट विल बी हैपन व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ ए इंक्रीज? एक्साइटेशन ऑफ ए इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दो अल्टरनेटर लगे हुए हैं, ठीक है, और लोड उसका कैसा इक्वली। तो इसका आंसर क्या है? ए, करंट करंट डिलीवर बाई ए इज इंक्रीज, ए की आपका इंक्रीज हो जाएगा करंट, एंड बी विल बी डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीटेबल क्वेश्चन आता है, ये हमेशा रिपीट होता है, जब भी होता है एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। तो इसका आंसर क्या है? ए, करंट डिलीवर बाई ए will increase and B will decrease. The percentage slip in case of synchronous motor, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर परसेंटेज स्लिप क्या होती है? आपकी जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा है सिंक्रोनस के मोटर के लिए पूछा है। इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है, सिंक्रोनस मोटर में कोई भी स्लिप नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या है? जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका दिया हुआ है? टॉर्क एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज, टॉर्क एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर, टॉर्क एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? टॉर्क एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर, इसका आंसर क्या है? द टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, एंगल थ्रू विच मोटर लैग्स बिहाइंड द मोटर, द एंगल ऑफ लैग फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल। बिल्कुल नहीं, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत हैं आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। ये किसके बीच का एंगल होता है? ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपका होता है स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स एंड रोटर एक्सिस के बीच का होता है, ठीक है। स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स, ठीक है, एंड रोटर एक्सिस, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं टॉर्क एंगल, ठीक है, ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिफेयर फॉर आरपीएम फॉर 4 पोल इंडक्शन मोटर? 4 पोल के लिए किसकी मोटर को आपको प्रिपेयर करोगे? देखो, इंडक्शन मोटर की क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड आप निकालोगे 4 पोल की 120 अपॉन पी से, तो यहाँ पर अपॉन पी से, तो यहाँ पर क्या आता है आपका 1500। तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होगी? 1500 से थोड़ी कम होगी। तो 1500 से थोड़ी कौन सी कम है? 1300 तो बहुत ज़्यादा है, ए थोड़ा ज़्यादा है, ए भी थोड़ी कम है, तो ए एकदम इसके नज़दीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1485। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है, ये आपको समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस आपको एक बार इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सारे आपको पहले से ही पता है, इतना आपके पास ज्ञान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फुल लोड करंट ऑफ अ 3 फेज 440 वोल्ट 20 हॉर्स पावर पर इंडक्शन मोटर विल बी क्लोजर टू, फुल लोड पे अगर इसको चलाएंगे और 20 हॉर्स पावर की आपको दी हुई है और 440 हो, तो इसमें क्लोजर करंट आपसे पूछा गया है। तो इसका कैसे निकालोगे? 3 फेज की बात करें तो 3 फेज का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का 3 इंटू BL/IL कॉस थीटा, ये आपके पास होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपके पास ये होता है, ठीक है। आपको ये जो दी जाती है लाइन वोल्टेज दी जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना है? आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो 3 फेज की पावर क्या दी हुई है? 20 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, ठीक है। इसको आप पावर में चेंज करोगे 746 का आपके पास, इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। √3 यहाँ पर है, ठीक है। BL आपको दिया हुआ है कितना?
440, ठीक है। IL आपको निकालना है, यहाँ पर आपको cos थीटा की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, 0.8 होता है, तो यहाँ पर 0.8 आपको लेट करना पड़ेगा, 0.8। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी, इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास 25 एम्पीयर यहाँ से निकल के आएगा। होप सो आप समझ गए होंगे मैंने किस टाइप से आपको किया है, ये फॉर्मूला का गेम है और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ many different speed can be obtained in a cascade control of two इंडक्शन मोटर। ये आपकी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। क्या होती है, 120F/P1, ठीक है। दो आपको दी हुई हैं, कितनी, 2 डिफरेंट, ठीक है। तो 120F/P2 और 120F/P1 प्लस P2 एंड 120F/P1 माइनस P2, इस टाइप से आपकी 4 होती है। तो ये आंसर आपको क्वेश्चन रटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आ यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट डीसी एज वेल एज 220 सिंगल फेस एसी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम। मतलब एक यूनिवर्सल मोटर है, एक को आपने पहले 220 पे आपको डीसी पे चलाया, फिर आपने सिंगल फेस एसी पे चलाया, इनमें से आपके पास, इन कंडीशन में से कौन सी आपके पास एग्जैक्ट सेम निकलेंगी। ऑपरेटिंग स्पीड बिल्कुल सेम नहीं निकलेगी, पावर आउटपुट बिल्कुल ऑपरेटिंग सेम नहीं निकलेंगी, ऑपरेटिंग स्पीड एंड पावर आउटपुट बिल्कुल सेम नहीं निकलेगी। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। बच्चों को क्या लगता है कि कुछ तो सेम निकलेगी, मतलब पावर आउटपुट पे इसको लगा के आते हैं बच्चे, मेनली मैंने देखा हुआ है। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको डाल सकते हैं। विच मोटर हैज द पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल। देखो पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल पूछ रहा है, ठीक है। पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल आपकी होती है किसकी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की, लेकिन बच्चे इसका आंसर लगा के आते हैं सीरीज मोटर। लेकिन सीरीज मोटर का जो आपने पढ़ा हुआ है वो क्या होता है आपका, सीरीज का क्या होता है आपका, वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होता है। क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन सबसे बेकार होता है, बेकार आप लिख लीजिए, ठीक है, सीरीज का। तो इसका आंसर क्या है आपका, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल, ठीक है। स्पीड कंट्रोल किसका होता है, इसका। अगर आपको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेशन सबसे बेकार किसका होता है, तो सीरीज मोटर का। यहाँ पे ये दोनों ही क्वेश्चन आपका फ्रेम करते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी बार बनता है, ठीक है। इंपोर्टेंशियल में डाल दीजिए, ठीक है। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लेक्स, तो ये बच्चा भी बता देगा, ल्यूमन होती है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 100 वोल्ट अपॉन 10 वोल्ट 50 BA ट्रांसफॉर्मर इज कन्वर्टेड इनटू 100 वोल्ट अपॉन 110 वोल्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर, द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी फॉर्मूले की आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा उस टाइम पे, ठीक है। कौन कौन से बहुत 2 फॉर्मूले होते हैं, A/A-1 इंटू KB ऑफ 2 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और ए की वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, नजदीकी बनी होनी चाहिए। ये आपका क्या होता है, जब आपको रेटिंग निकालना होता है तब ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है A-1/A इंटू KVA ऑफ 2 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये 50 दिया हुआ है KVA का, मतलब ये KVA की यहाँ पर वैल्यू रखनी है, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और 1 से बड़ी कैसे आएगी, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, 110/100 करोगे तो यहाँ से ये कट आएगा, तो ये 1.1, ये जो वैल्यू आएगी 1.1, ये किसकी आएगी, ए की वैल्यू। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 550 BA। इसको आप समझ गए होंगे मैं आपको किस टाइप से आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इंडक्शन जनरेटर वर्क्स बिटवीन द स्लिप, ठीक है, वर्क बिटवीन द स्लिप। देखो ये आपको कर्व याद होगा, ठीक है, इस टाइप का आपका कर्व याद होगा। ये जो होता है ये मोटरिंग मोड होता है, जनरेटिंग मोड होता है, और ये आपका कौन सा मोड होता है, इसको आपको ब्रेकिंग मोड होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आपकी स्लिप क्या होती है, 1 से 0 के बीच में होती है, यहाँ पर आपका नेगेटिव में होती है, मतलब 0 से इधर पे होती है, और यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव स्लिप होती है, 1 से और ऊपर के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जनरेटिंग मोड के ऊपर पूछा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्लिप यहाँ पर 0 के ऊपर ही होगी, ठीक है। यहाँ पर पूछा 0.1 से 1 के बीच में नहीं, 1 से 2 के बीच में बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर ये आंसर होगा इसका सी आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मोटर यूज फॉर एलिवेटर इज जनरली, मोटर यूज कौन सी करते हैं अपन एलिवेटर के लिए, ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। इंडक्शन मोटर होता है, इस टाइप का अगर आ गया रिपीट हो गया तो आपको आंसर याद होना चाहिए, इंडक्शन मोटर होता है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन। फुल लोड में आपकी स्लिप क्या होती है इंडक्शन मोटर की, क्या होती है, वेरी लो होती है फुल लोड कंडीशन में। और विदाउट लोड मतलब एट स्टार्टिंग क्या होती है, ये तो आपको पता होगा 1, ये तो आपको रटा होगा, लेकिन आपको पूछा है फुल लोड में कितनी होती है। तो फुल लोड में क्या होती है 0.03 होती है। ये तीनों की तीनों ऑप्शंस गलत है, तो क्या ये होती है, ठीक है। द मोटर यूज इन सेलिंग फैन, द मोटर यूज इन सेलिंग फैन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। आंसर सी, इसका आंसर सही है, ठीक है। रेजिस्टेंस स्प्लिट होती नहीं है, आपको भी पता है। आपके फंकी में जो लगा हुआ है रूम के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, इसका आंसर दिया हुआ है मेडी जी ने, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकरस। सिंक्रोनस मोटर के अंदर मिनिमम आर्मेचर करंट किस पे बनेगा, जीरो पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, नो, यूनिटी पावर फैक्टर। आपने वी कर्व यहाँ से आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा यहाँ पर क्या होती है आपकी फील्ड आई एफ होती है, यहाँ पर आपका आर्मेचर करंट होता है। तो आर्मेचर करंट यहाँ पर कहाँ पर होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा ना, इसमें ये पूछा है मिनिमम किस पे होगा, तो यहाँ पर ये क्या होता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका वर्क करता है, तब ये कंडीशन बनती है। आप समझ गए होंगे इतने से, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली है। हाई स्पीड अल्टरनेटर क्या यूज करता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप, साइलेंट टाइप, बोथ, ठीक है। आपको पता है हाई स्पीड के लिए आप यूज करते हो सिलेंड्रिकल टाइप, और साइलेंट टाइप आपके यूज करते हो थर्मल पावर प्लांट में, सॉरी थर्मल पावर प्लांट में आप करते होगे सिलेंड्रिकल। कुल में कहने का मतलब ये है कि जहां हाई स्पीड की जरूरत होगी वहां आपको करना है सिलेंड्रिकल टाइप, और जहां कम स्पीड की जरूरत होगी वो होगा आपका साइलेंट टाइप। तो यहाँ पर हाईएस्ट स्पीड के लिए काम हो रहा है सिलेंड्रिकल टाइप के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18। द फील्ड ऑफ एन अल्टरनेटर रिक्वायर डीसी सप्लाई। जो फील्ड वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर की वो क्या रिक्वायर्ड करती है, डीसी सप्लाई तो हम देते हैं, एसी सप्लाई तो देंगे ही नहीं, पल्सेटिंग डीसी देते नहीं है, फिर डीसी सप्लाई आप देते हो, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। द रोटर इनपुट व्हेन रोटर कॉपर लॉस इज एन इंडक्शन मोटर इज 600 वॉट एंड स्लिप इज दिस। आपको क्या पूछा था, रोटर इनपुट, ठीक है, द रोटर कॉपर लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। रोटर कॉपर लॉसेस से आप किसको डिनोट करते हैं, एसपीजी से आप डिनोट करते हो, ठीक है। आपको निकालनी है, ठीक है। आपके पास क्या दिया इंडक्शन मोटर की दी हुई स्लिप, आपको ये दी है, ठीक है। और रोटर कॉपर लॉसेस निकालने हैं आपको, रोटर कॉपर लॉसेस निकालने नहीं है। रोटर कॉपर लॉसेस तो आपको दिए हुए हैं 600, ठीक है। और आपको रोटर इनपुट निकालना है। रोटर इनपुट को आप किससे डिनोट करते हो, पीजी से, ठीक है। पीजी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर आपको पीजी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पीजी इक्वल टू क्या होगा 600 अपॉन स्लिप। स्लिप की वैल्यू आपको क्या दी है 3%, मतलब 3% मतलब 0.03। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा 3 मतलब आपके पास 20 KB आ जाएगा, ठीक है। 2000 आया ना, 1 2 3, तो आपके पास 2 किलो वाट आप कह सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 KB किलो वाट, सॉरी KB नहीं, सॉरी किलो वाट, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ 500 KVA 200 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज इस KVA रेटिंग, ठीक है। ये तो सिंपल है, आपको पता होगा केबीए रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रिक्वेंसी के लिए। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, KVA 1 अपॉन KVA 2 इक्वल टू F1 अपॉन F2। यहाँ पर जो जो डेटा आपको दिया हुआ है वो रख लीजिए। 500 आपके पास ये 500 KVA, ठीक है। और आपको KVA में आंसर चाहिए तो x निकालना है, तो 500 के आपके पास 200 है, और आपको 50 से आप इसको चलाएंगे, 5 1 5 5 2 5 चौका 20, ठीक है। और x यहाँ पर तो 45, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 125 KVA आपसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम के अंदर, इस बात को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड। ट्रांसफॉर्मर किस पावर फैक्टर पे काम करता है, एज यूनिटी बिल्कुल नहीं, एज 0.8 लैगिंग 0.8 लीडिंग, डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। क्योंकि यहाँ पर जब पावर फैक्टर की मेकिंग होती है, जब बनता है उसकी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब लोड का हमें पावर फैक्टर पता नहीं होता, इसलिए हम उसको डिपेंड कर देते हैं, डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, बच्चे सोच रहे थे यूनिटी पे करता होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर डी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एफिशिएंसी एट 100 KB ट्रांसफॉर्मर इज 0. कितनी दी हुई है, समथिंग दी होगी, ठीक है, शायद से 0.56 या कुछ दिए यहाँ पर,
क्लियर नहीं है। एट फुल एज वेल एज हाफ लोड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर फुल लोड कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू कोल लॉसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज मोर देन, अच्छा, द एफिशिएंसी एट 100 kVA ट्रांसफॉर्मर इज दैश एफिशिएंसी एट फुल एज वेल एज हाफ लोड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर फुल लोड द कॉपर लॉसेस। द कॉपर लॉसेस क्या होंगे, फुल लोड पे कॉपर लॉसेस इज मोर देन कोल लॉसेस। हमेशा कॉपर लॉसेस तो जाना ही रहेंगे ना, कॉपर कोल लॉसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इज मोर देन कोल लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल ऑफ हाई ब्रेकडाउन, बिल्कुल गलत। ठीक है, हाई रिलेक्टेंस मैग्नेटिक कोर, पता नहीं। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, बिल्कुल नहीं। लो रिलेक्टेंस पास, तो यही इसका आंसर है। एफिशिएंसी मतलब कौन इंप्रूव करेगा, इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग। म्यूचुअल कपलिंग कौन इंप्रूव करेगा, लो रिलेक्टेंस मैग्नेटिक कोर, मतलब जितनी कम से कम लो रिलेक्टेंस वाली मैग्नेटिक कपलिंग होगी, मतलब अवरोध कम होगा उसका। ठीक है, रिलेक्टेंस का मतलब यही तो होता है। ठीक है, कम से कम फ्लक्स को रोके, ज़्यादा से ज़्यादा पास करे, तो लो रिलेक्टेंस मैग्नेटिक कोर। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ, हाई लीकेज का जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग होगी। इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, और याद आपको कैसे होंगे, जब इस वीडियो को आप लगातार 2-3 बार आप देख लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द परमिसिव वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इन पावर। फ्रिक्वेंसी में आप कितना आप परमिसिव कर सकते हैं, +-3 का कर सकते हैं, और वोल्टेज के अंदर पूछे तो +- आप 6 का परमिशन कर सकते हो, मतलब वेरिएशन कर सकते हो, +- कम जाना कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बनता है कभी कभी, और ये आपको पता भी होगा। वोल्टेज के अंदर 6 और फ्रिक्वेंसी के अंदर 3। द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज इन। ठीक है, इंड्यूस्ड डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का किस पे यूज करते हैं, चौक के अंदर तो करते नहीं है। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका थर्मोकपल के अंदर तो करेंगे नहीं, तो आपके पास बचे कौन से, बी और सी। लेकिन आपके आंसर क्या है इसका अंदर, डी, जनरेटर के अंदर करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूटिलाइजेशन। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो किस पे काम करता है, ये स्टैटिक पे करता है, ये स्टैटिक पे आता है। ठीक है, स्टैटिक पे ये डायनेमिक के लिए यूज करते हैं, वो जनरेटर के अंदर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे काफ़ी इसको ट्रांसफार्मर लगा के आते हैं, पता नहीं क्यों लगा के आते हैं। बच्चों को बताया जाता है जब ट्रांसफार्मर कराया जाता है कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, और जो कि बाकी की जो होती है वो डायनेमिक पे करती हैं। ठीक है, ईएमएफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड फॉर अ सिंगल फेज अल्टरनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है, जब नो लोड पे होता है तब इसके अंदर कितना होता है, 0 डिग्री होता है इन दोनों के बीच के एंगल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट में आप डाल लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी आपके हद तक चांस है ये रिपीट होने का। द एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड फॉर अ सिंगल फेज अल्टरनेटर इज 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 तक हो गया है। ठीक है, 28 की बात करते हैं। आ साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस विल डिलीवर मैक्सिमम पावर एट डेल इक्वल टू 90 डिग्री पे आपका करेगा पावर। इसका आपके पास फॉर्मूला याद आ रहा होगा, P इक्वल टू ई वी साइन थीटा अपॉन एक्स। ठीक है, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर यहाँ पर मिलेगी इन्फिनाइट बस में, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 टाइप में मिलता है। ठीक है, एक ये आपको पूछा है साइलेंट पोल के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, साइलेंट पोल के लिए पूछा है, याद रख लेना। सिलेंड्रिकल के लिए पूछता है, सिलेंड्रिकल के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, जब वो आएगा जब मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन साइलेंट के लिए आपको याद रखना है 90 डिग्री पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैसा होता है, स्टार्टिंग, देखो सिंक्रोनस मोटर की पूछा है, आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंक्रोनस मोटर का आपको पता है कुछ भी होता ही नहीं है, स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, 0 स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 0। 29 का आंसर क्या लगाना है आपको, 0 स्टार्टिंग टॉर्क लगाना है। टॉर्क 0 होता है,
इसलिए नॉट सेल्फ स्टार्ट, इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होती सिंक्रोनस मोटर, यही रीजन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर वेरीज एज बी स्क्वायर, ये तो आपको पता होगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर तो आपको रटा होना चाहिए, ये आपको टर्म्स आपको पता होंगे। मैं आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक तरह से सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसका, और ये आपको पता होंगे, होप सो, मैं आपसे आशा करता हूँ। इसलिए वरना अगर आपको इनको बार बार आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है आपको, ये टाइम है आपका रिवीजन करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाने के लिए। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है, बी स्क्वायर के लिए होता है। ठीक है, वेरीज करता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इन अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप इन टर्म ऑफ एयर गैप पीजी। ठीक है, पीजी के टर्म में करेंगे तो पी नॉट इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, पी नॉट इक्वल टू आपको पता है पीजी 1 - के एस, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, पीजी 1 - के एस, तो आपको क्या है, पीजी के फॉर्म में निकालना है, पी, हाँ सॉरी, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर आपको इन टर्म ऑफ एयर गैप पावर, हाँ तो ये पी जी 1 - के, ये आपका ऑप्शन से आपको दिख रहा है। मैकेनिकल पावर डेवलप निकालना है, इसको आपको पी नोट से आप नोट करते हो, ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, इसको आपको देख के, मैं इसको आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपने अगर पढ़े हैं ये सारे फॉर्मूला आपको याद आते जा रहे होंगे। ठीक है, पी नोट आपका आउटपुट पावर होता है, पीजी आपका रोटर का होता है, और S4 आपकी स्लिप होता है, तो इसका आंसर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक है, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिट व्हेन द मोटर इज अनलोडेड, ओवरलोडेड, सप्लाई विद अनबैलेंस, ये आपका सी आंसर इसका है। सप्लाइड विद अनबैलेंस वोल्टेज आप दोगे जब भी आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस आपका देगी तब सिंक्रोनस मोटर, तो इसका आंसर क्या है आपका सी, सप्लाइड विद अनबैलेंस वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, आ सेंटर जीरो ammeter connected in the rotor circuit of a 6-pole 50 Hz induction motor makes a 30 oscillation in 1 minute, the rotor speed is। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आ सेंटर जीरो एमीटर कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट इज ऑफ अ 6-pole 50 Hz इंडक्शन मोटर मेक्स द 30 ऑसिलेशन इन अ पर 1 मिनट, द रोटर स्पीड इज। रोटर स्पीड आपको निकालनी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इससे आपको सबसे पहले तो ये आपको डराने की जो क्वेश्चन दिया पूरी की पूरी लैंग्वेज तो फालतू की दी हुई है, तो आपको 6-pole 50 हर्ट्ज का है, तो आप इसकी एनएस स्पीड निकाली, तो एनएस स्पीड क्या होगी 120 इंटू एफ, एफ क्या दिया हुआ को 50 हर्ट्ज दिया हुआ अपॉन पी, पी आपको क्या दिया हुआ है 6 पोल दिया हुआ, 6 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 1 और 2 मतलब 1000 आरपीएम आपकी क्या है एनएस स्पीड। आपको पता है रोटर स्पीड क्या होगी इसकी इंडक्शन मोटर की, एनएस से कम होगी, एनएस से कम सबसे कम क्या दिया हुआ देखो, ये इतनी जाना तो कम होगी नहीं, ये आपको जाना दिया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये भी जाना दिया तो ये भी नहीं होगी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिया, तो आपके पास 990 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से आपको बनाना है, ये आपको लगाना है, इंडक्शन मोटर की कम होगी इसलिए आपको 990 आपका निकल के आ जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की, द फॉर कूलिंग ऑफ लार्ज साइज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज फॉर, हाइड्रोजन गैस का जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, इट ऑफर्ड रिड्यूसेबल फायर रिस्क, यस, इट इज लाइट इन वेट, यस, हाइड्रोजन लेट वो होती है लाइट इन वेट होती है, इट इज ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। और इस टाइप की क्वेश्चन जो भी आए तो आप ऑल ऑफ दिस आप तुक्का लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि सारी की सारी अच्छी बातें दी हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आ 4-pole जनरेटर विद 16 कॉइल हैज 2 लेयर लैप बाइंडिंग, देखो लैप बाइंडिंग कॉइल है तो आपको पता होना चाहिए ए इक्वल टू क्या होता है पी होता है। ठीक है, द पोल पिच एज, द पोल पिच का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोल पिच इक्वल टू क्या होता है स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, स्लॉट क्या दिया होगा 16 और 2 लेयर की तो 16 इंटू 2 हो गया यहाँ पर, और पोल पिच आपको कितनी दी हुई है, पोल पिच तो निकालनी है, लैप बाइंडिंग ए इक्वल टू पी होता है, तो ए इक्वल टू पी, ठीक है, ए इक्वल टू पी, तो यहाँ पर आपको पी इक्वल टू 4 पोल दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा पी 4, तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, तो 8 आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। फॉर अ
4 pole 50 hertz synchronous motor, the frequency, the number of pole and the load torque are half, the speed will be। मतलब ये कह रहे हैं, तो देखो 120 एफ अपॉन पी, ये क्या कह रहे हैं 4 पोल की है 50 हर्ट्ज की सिंक्रोनस मशीन है, द नंबर ऑफ पोल मतलब पी बाई 2 कर दोगे यहाँ पर, और ठीक है नंबर ऑफ पोल को हाफ किया, द मोटर फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ पोल्स को हाफ किया, द लोड टॉर्क का पता नहीं आर हाफ, द फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ पोल एंड द टॉर्क आर हाफ, मतलब सबको हाफ कर रहा हो तो पी बाई 2 और इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मतलब क्या है आपका 120 एफ क्या दी हुई है 50 हर्ट्ज दी हुई है, आपको पोल दिया 4, तो इसका आपका आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, तो इसको आप छोड़ करोगे 4 या 12 5 या 15, तो 1500 आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1500 आरपीएम वहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब इसमें दोनों चीज़ों को हाफ कर दो तो इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस हाफ करने का। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली एनएस आपको निकालना है, यहाँ से आप एनएस की निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा 1500। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37, द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होती है? इट इज इंस्टेंटेनियसली, बिल्कुल नहीं। मोर हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ये तो इट अवॉइड बियर एंड ट्रैक, ये तो करता है, लेकिन मोटर कंटिन्यूस टू रिमेन अनलोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग कंडीशन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में क्या होता है, जब तक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग यूज करते हैं आपका कंटिन्यूस इन लोड रहता है, कंटिन्यूस इन लोड देखा होगा आपने, ये U-EE में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा, मोटर कंटिन्यूस टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग। बच्चे यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, इसको लगाए थे, इट अवॉइड्स बियर एंड ट्रैक। ठीक है, बियर ऑन ट्रैक मतलब कोई टू, इट अवॉइड बियर ऑन ट्रैक। ठीक है, इसको लगा के आते हैं पता नहीं क्यों, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इन आ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम बैन। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, R2 इक्वल टू X2 होगा। रोटर का और रिएक्टेंस का ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। ये क्वेश्चन तो आपको रटा होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको बहुत पढ़ाया भी जाता है, जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, while starting synchronous motor is its field binding should be kept short circuited होती है स्टार्टिंग में। while starting के टाइम पे synchronous motor is field binding should be keep शॉर्ट सर्किटेड होती है। और बच्चे इसको क्या लगा जाते हैं, कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। कनेक्टेड टू डीसी सोर्स होती है वाइल स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग में वो क्या होती है आपकी शॉर्ट सर्किटेड होती है। ये बात मानता हूँ कनेक्टेड टू डीसी सोर्स से भी होती है, क्योंकि उसका जब एन और एस इसका पोल बनाया जाता है जब इसमें क्या दी जाती है, डीसी दी जाती है। ठीक है, लेकिन वो एकदम स्टार्टिंग में पूछा जाए तो वो शॉर्ट सर्किटेड होती है, तो इसका आंसर डी है। और ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, अ सिंगल फेज मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्ट द एडिशन ऑफ। सिंगल फेज को आप करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर बिल्कुल नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्टार्टर बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग से तो आप करोगे नहीं, तो आपका इसका आंसर क्या होता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग। स्टार्टिंग बाइंडिंग को ही आप क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी बाइंडिंग भी बोल देते हो, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, बी। 40 का आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग बाइंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। तो आपका हाउस होल्ड और रेफ्रिजरेटर में कौन सी यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। कोई देखो 3 फेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे हाउस होल्ड में 3 फेज का यूज करते नहीं है, डीसी सन बिल्कुल नहीं, सिंक्रोनस का यूज करते नहीं। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आपके पास सिंगल एक ही ऑप्शन बचा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42, आ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ 4% स्लिप एट फुल लोड। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर इज 750 आरपीएम, द सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपको पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको पता है एनआर इक्वल टू एनएस 1 माइनस की स्लिप होती है। ठीक है, आपको यहाँ से एनआर की वैल्यू दी हुई है, स्लिप की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर आपको एनएस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या एनएस की वैल्यू आपके पास गिवन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपको निकल जाएगी। माना कि एनएस की वैल्यू कुछ भी आई, लेट बी सपोज 1000 मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 120 एफ अपॉन पी होता है, पी आपके लिए 4 पोल यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 रख देना, तो यहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनएस की वैल्यू आपको दी हुई है। तो एनएस की वैल्यू आपके पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपके पास क्या आती है, एट द एंड 25 हर्ट्ज आती है। ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 के, वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कॉज वेरिएशन इन। ठीक है,
स्पीड ऑफ मोटर, पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट, बोथ बी एंड सी, पावर फैक्टर और आर्मेचर, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, बोथ बी एन सी, ठीक है, बी एन सी, पावर फैक्टर और आर्मेचर दोनों पर ही फर्क पड़ेगा आपको। डीसी एक्साइटेशन आपको देखा होगा, ये सब कुछ बी कर्व से आपको चलता है, ठीक है, इससे आपको चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ठीक है, बोथ बी एन सी, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों पर ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और बच्चे इसका जनरली आंसर क्या लगा के आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, स्पीड ऑफ द मोटर आपको लगाए जाते हैं। बच्चे को सोचते हैं डीसी एक्साइटेशन में इसको करते हैं तो इसका स्पीड ऑफ द मोटर पे फर्क पड़ता होगा, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका आंसर पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों पे ही फर्क पड़ता है, और बी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एन इलेक्ट्रिक मोटर मे गिव नॉइज ड्यू टू, इलेक्ट्रिक मोटर क्यों नॉइज कर रही है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है कारण, कूलिंग ऑफ एयर हो सकता है, डिफेक्टिव ऑफ बियरिंग मतलब बियरिंग खराब हो जाती है। बियरिंग बोले तो हमारी वो पंखे में वो चींची की आवाज़ होती है वो भी होती है, बियरिंग बोलते हैं उसको, वो भी खराब हो सकती है, तो इनकी वजह से भी आवाज़ कर सकती है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ डी। इस टाइप के क्वेश्चन का आपको आंसर तुक्का लगाना भी तो ऑल ऑफ डीज लगा के आ सकते हो, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। क्वेश्चन नंबर 45, द रेशियो ऑफ नो लोड करंट टू फुल लोड करंट इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसका क्या होता है रेशियो, बहुत ही कम होता है, 0.8 होता है, ठीक है। रेशियो आप देखा जाए इन क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है, 0.1 बिल्कुल नहीं, 0.2 बिल्कुल नहीं, 0.8 नहीं बिल्कुल नहीं, 0.8 होता है, ठीक है। आप इसका कोई भी आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप निकाल भी सकते हो, नो लोड पे कितना होता है और सिंगल फेस और फुल लोड पे आप इसका रेशियो निकाल के देख सकते हो, ठीक है, 0.8 होता है। इन क्वेश्चन आपको रटना है, ठीक है। और रटेंगे कैसे, इस वीडियो को आप लगातार 2-3 बार आप लगातार देख लीजिए कंटिन्यूस 1-2 दिन के अंदर, तो आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर द मशीन में रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो क्रॉलिंग में तो क्या होता है, रुक रुक के चलती है, रैंक के, क्रॉलिंग का मतलब ही आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो इसका कहता है रैंक के चलना, मतलब चलना। सिंगल फेजिंग ये तो आपका बिल्कुल गलत है, स्टॉलिंग बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर एक ही बचा, कॉगिंग। कॉगिंग का मतलब होता है कि मोटर बिल्कुल चल ही नहीं रही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर मे बी निगेटिव, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। द लोड पावर फैक्टर इज लैगिंग, द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, इज लोडेड बिहाइंड इट फुली, द मशीन इज एट वेरी लो लोड, तो इसका आंसर क्या होगा, द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन इज एन अल्टरनेटिव मे बी निगेटिव, निगेटिव कब होगा, जब लीडिंग, और लीडिंग के लिए आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसके फॉर्मूले लीडिंग में आपका क्या आता है, माइनस का साइन आता है, माइनस से आपका क्या हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग हो, ठीक है। तो ये आपने पता होगा, पढ़ा होगा आपने, वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले आपके 2-3 वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो इसको आपको रट लेना है, इसको कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको हिंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। बी कर्व फॉर आइसोलेटेड 3-फेज सिंक्रोनस मोटर सोर्स, ये आपका क्या शो करता है बी कर्व, द वेरिएशन ऑफ अ मशीन पावर फैक्टर विथ फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। द वेरिएशन ऑफ अ आर्मेचर वोल्टेज विथ फील्ड एक्साइटेशन, बिल्कुल नहीं। द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज विथ मैकेनिकल पावर कांस्टेंट फील्ड, बिल्कुल नहीं। द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विथ फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट मैकेनिकल पावर, यस ये सही है आपका, ठीक है, डी आंसर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड होता है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको बार बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाइड विद डीसी वोल्टेज इन आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग हम नहीं देते हैं, उसमें फील्ड बाइंडिंग में देते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाई विद एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सप्लाइड विद एसी वोल्टेज इन फील्ड बाइंडिंग, देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट उल्टे इनवर्स दे दिए तो गलत हो गए दोनों की दोनों स्टेटमेंट। सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाइड बाय विद रेक्टिफाइड वोल्टेज, रेक्टिफाइड का तो नाम ही नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाइड विद डीसी वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग, वही मैंने कही थी, इसका पहले वाले का आंसर सही हो जाता है अगर इसको आप फील्ड वाइंडिंग कह देते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर इज सप्लाइड विद डीसी वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया हुआ है 50, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मैचिंग दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 50 में।
तो मैचिंग देख लेते हैं आप, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। कंटिन्यू, ये आपको क्वेश्चन आपको AW में ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, आपको कमेंट करना है। अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। चलिए तो बात करते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, इसके नोट्स लेना चाहते हैं और इसकी PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो 7509007379 पे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।